नमस्कार। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बरगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा गांव और इस छोटे से गांव में रहने वाली 9वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी। सोशल मीडिया के इस जमाने में नाबालिग छात्रा भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का उपयोग करते हुए चैटिंग किया करती थी और चैटिंग करने के दौरान ही सोशल मीडिया पर नाबालिग की दोस्ती जबलपुर जिले के बेड़ाघाट के रहने वाले 20 वर्षीय राहुल से हो जाती है और नाबालिग और राहुल दोनों ही एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। बातचीत के दौरान ही वह दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और समय के साथ उन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली जाती है। दोनों में बातचीत का सिलसिला उन दोनों की मुलाकातों में बदल चुका था और दोनों ने ही आपस में मिलना जुलना भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद राहुल नाबालिग से मिलने के लिए उसके गांव में भी आने लगा था और दोनों साथ में मिलकर घूमने जाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। तभी अचानक एक दिन ऐसा आया कि अगस्त 2024 जब राहुल नाबालिग को अपने साथ भगाकर ले जाने के लिए नाबालिग के गांव में पहुंचता है और नाबालिग भी अपनी मर्जी से राहुल के साथ अपने घर से भाग जाती है। नाबालिग को भगाने में राहुल का दोस्त राजा और उसकी मौसी का बेटा सूरज राहुल की मदद करता है, जिसके बाद राहुल नाबालिग को लेकर अपने जीजा के घर ग्राम तेवर पहुंच जाता है और जीजा के घर पहुंचने के बाद राहुल और नाबालिग दोनों वहीं छुपे रहते हैं। वहीं जब सुबह नाबालिग के परिजनों को नाबालिग के भाग जाने की जानकारी मिलती है तो नाबालिग के पिता इस बात की सूचना तत्काल पुलिस को देते हैं, जिसमें छात्रा के परिजनों के द्वारा पुलिस को यह जानकारी दी जाती है कि भेड़ाघाट का रहने वाला राहुल भूबिया उनकी नाबालिग बेटी से बातें किया करता है और राहुल जब भी कभी हमारे गांव आता है तो वह नाबालिग के साथ घूमने भी जाता है। इसी वजह से नाबालिग के पिता को संदेह था कि नाबालिग को भगाने में राहुल का ही हाथ है। वहीं नाबालिग के परिजनों की बातें सुनकर पुलिस के द्वारा इस मामले में तुरंत ही अपनी कार्रवाई शुरू की जाती है और राहुल की तलाश के दौरान पुलिस के द्वारा राहुल के घर पर दबिश दी जाती है, जहां से पुलिस को राहुल के परिजनों से ये जानकारी मिलती है कि राहुल कुछ दिनों से अपने घर पर नहीं है और वह अपने जीजा के घर ग्राम तेवर में रह रहा है। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल ही राहुल के जीजा के घर ग्राम तेवर पहुंचती है, जहां पुलिस के द्वारा राहुल के जीजा के घर की तलाशी ली जाती है। तो तलाशी के दौरान पुलिस को राहुल और नाबालिग दोनों ही राहुल के जीजा के घर में ही मिलते हैं और पुलिस दोनों को बरामद करने के बाद नाबालिग के परिजनों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर राहुल के खिलाफ नाबालिग को अगवा करने के साथ ही नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद राहुल को जेल भेज दिया जाता है और पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है, जिसके 2 हफ्ते बाद राहुल को कोर्ट में पेश किया जाता है और राहुल की जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। तो कोर्ट में सुनवाई करने के बाद कोर्ट के द्वारा कुछ शर्तों के आधार पर राहुल को जमानत दे दी जाती है, जिसमें कोर्ट राहुल के सामने शर्त रखती है कि वह अब कभी नाबालिग से बातचीत नहीं करेगा और ना ही कभी नाबालिग से संपर्क करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही कभी नाबालिग के गांव भी नहीं जाएगा, जिसके बाद राहुल कोर्ट के द्वारा रखी गई सभी शर्तों को मान लेता है और उन सभी शर्तों का पालन भी करता है। जब राहुल जेल से बाहर आता है तो वह अपनी सिम को तोड़कर फेंक देता है और नाबालिग से बात करना बंद कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ नाबालिग राहुल से एक बार मिलकर बात करना चाहती थी, इसलिए 12 सितंबर 2024 को नाबालिग बिना किसी से कुछ कहे देर रात एक बार फिर से अपने घर से भाग जाती है और भागकर वह बेड़ाघाट पहुंच जाती है। लेकिन बेड़ाघाट आ जाने के बाद नाबालिग का राहुल से कोई संपर्क नहीं हो पाता है, इसलिए पूरी रात वह वहीं गांव के बाहर ही बिताती है और जैसे ही सुबह होती है और राजा को अपने बेड़ाघाट में होने की जानकारी देती है, नाबालिग राजा से कहती है कि मेरी एक बार राहुल से बात करा दो, जिस पर राजा नाबालिग को बताता है कि घटना के बाद से राहुल बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है, इसलिए राहुल से तुम्हारी कोई भी बात नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम अपने घर वापस चली जाओ। लेकिन नाबालिग राजा से कहती है कि वह अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। वहीं दूसरी तरफ जब नाबालिग के परिजनों को उसके फिर से घर से भाग जाने की जानकारी मिलती है तो नाबालिग के परिजनों के द्वारा
इस बात की जानकारी फिर से पुलिस को दी जाती है और सूचना मिलते ही पुलिस भी नाबालिग की खोज शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ राजा नाबालिग की घर न जाने की जिद पर उसे बहला फुसलाकर बेड़ा घाट में ही रोके रखता है। जिसके कुछ दिन बाद 21 सितंबर 2024 को राजा अपने संपर्क में रहने वाली शशि और उसके पति पूरन के घर जाता है और शशि के घर पर नाबालिग को देखने के लिए एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आता है और नाबालिग को देखकर वापस चला जाता है। और उसके चले जाने के बाद रात के समय राजा, शशि और पूरन तीनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, जिसमें शशि अपने पति पूरन और राजा को बताती है कि यह जो व्यक्ति नाबालिग को देखने के लिए आया था, इसका नाम प्रकाश है और यह टीकमगढ़ का रहने वाला है। इसके साथ ही वह नाबालिग को खरीदकर उससे शादी करने के लिए तैयार है। और नाबालिग इन तीनों को यह बातें करते हुए सुन लेती है। तीनों की बातें सुनकर नाबालिग पहले तो डर जाती है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद नाबालिग सुबह होते ही वहां से भाग जाने का प्लान बनाती है। सुबह तो होती है, लेकिन नाबालिग भागने में असफल हो जाती है। जिसके बाद उसी दिन 22 सितंबर 2024 को शशि, पूरन, उसका बेटा सूरज और राजा सभी मिलकर जबरदस्ती नाबालिग को गांव के पास एक मंदिर में ले जाते हैं, जहां मंदिर में वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति प्रकाश पहले से ही मौजूद था। और जब सब आपस में मिलते हैं तो प्रकाश शशि को 95,000 रुपये नकद देता है, क्योंकि वह तीनों मिलकर नाबालिग को 95,000 रुपये में प्रकाश को बेच देते हैं और उसी मंदिर में जबरदस्ती नाबालिग और प्रकाश की शादी करवा देते हैं। जिसके बाद प्रकाश नाबालिग को अपने साथ अपने घर टीकमगढ़ ले जाता है और वहां पर कई दिनों तक प्रकाश नाबालिग के साथ मारपीट और दुष्कर्म करता रहता है। प्रकाश के द्वारा नाबालिग से 35 से भी अधिक बार जबरदस्ती की गई थी। लेकिन एक दिन 10 अक्टूबर 2024 की रात में प्रकाश एक बार फिर से शराब के नशे में अपने घर आता है और नाबालिग के साथ मारपीट करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है। जिसके बाद प्रकाश ज़्यादा नशे में होने के कारण होश में ना रहते हुए सो जाता है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर नाबालिग चुपचाप से प्रकाश का मोबाइल लेकर अपने पिता को फ़ोन लगाती है और उन्हें अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी देते हुए अपने टीकमगढ़ में होने की जानकारी देती है। नाबालिग के पिता नाबालिग की बातें सुनकर बिना देरी किए ही बरगी थाना पहुंचते हैं और थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से मिलकर उन्हें पूरा मामला बताते हैं। और थाना प्रभारी नाबालिग के पिता की बातें सुनकर यह समझ चुके थे कि नाबालिग लड़कियां बेचने वाले मानव तस्कर गिरोह में फंस चुकी है। जिसके बाद तुरंत ही पुलिस अपनी एक टीम को टीकमगढ़ जिले के अंतुरा गांव के लिए रवाना करती है और गांव पहुंचकर प्रकाश के घर पर दबिश दी जाती है और वहां से नाबालिग को बरामद कर प्रकाश की कैद से मुक्त करवाती है। जिसके बाद प्रकाश को भी हिरासत में ले लिया जाता है। वहीं प्रकाश को बरगी थाना लाकर उससे पूछताछ शुरू की जाती है। जिसके बाद प्रकाश पुलिस को बताता है कि वह नाबालिग को 20 दिन पहले ही 95,000 रुपये नकद देकर शशि और पूरन के घर से खरीद कर लाया था। इतना ही नहीं, नाबालिग को खरीदने के पहले भी वह शशि और पूरन के घर पर गया था और उन्होंने उसे एक लड़की भी दिखाई थी जो कि प्रकाश को पसंद नहीं आई थी और उसके बाद नाबालिग के पसंद आ जाने पर वह उसे खरीद कर लाया है। जिसके बाद पुलिस प्रकाश के बयान के आधार पर अपनी एक टीम को प्रकाश के साथ शशि और पूरन के घर ग्राम कवैया खेड़ा के लिए रवाना करती है और पुलिस की टीम शशि और पूरन के घर पर दबिश देते हुए शशि, उसके पति पूरन और उसके बेटे सूरज, इन तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लेती है और राजा की तलाश करते हुए पुलिस के द्वारा राजा को एक दिन बाद नरसिंहपुर से गिरफ्तार किया जाता है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद सभी को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट के द्वारा सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया जाता है। इस गिरोह के हत्थे चढ़ने के बाद जबलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती है और पुलिस के द्वारा कई चौंकाने वाले खुलासे करते हुए बताया जाता है कि यह गिरोह आदिवासी और गांव की लड़कियों को बहला फुसलाकर उनको 40,000 से 1.5 लाख रुपए तक में बेच दिया करता था और यह गिरोह शादी करवाने के नाम पर मानव तस्करी करने वाले नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा है। इसके पहले भी 22 वर्षीय एक युवती को
करीब 3 महीने पहले टीकमगढ़ जिले में 1 लाख रुपए में बेच दिया गया था। गोरखपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मांडवा बस्ती में रहने वाली एक युवती 3 महीने पहले अचानक अपने घर से गायब हो जाती है, जिसके बाद उस युवती का परिवार उसे तलाश करता है और जब युवती परिवार को नहीं मिलती है तो युवती का परिवार गोरखपुर थाना पहुंचता है और युवती के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करवाता है, जिसके बाद पुलिस जब इस घटना पर एक्शन लेती है और युवती की तलाश शुरू करती है तो पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि वह युवती टीकमगढ़ जिले में है और जानकारी मिलते ही पुलिस के द्वारा अपनी एक टीम को टीकमगढ़ जिले भेजा जाता है और उस युवती की तलाश करते हुए उसे ढूंढ निकाला जाता है, जिसके बाद पुलिस उस युवती को अपने साथ ले आती है और फिर जब पुलिस उस युवती से पूछताछ करती है तो वह युवती पुलिस को जो बातें बताती है वह काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली होती है। युवती ने पुलिस को बताया कि जबलपुर की एक महिला और उसके कुछ साथियों ने मिलकर उसे सुधीर नाम के एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए में बेच दिया था और उसे खरीदने के बाद सुधीर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया था, जहां सुधीर के द्वारा उसके साथ कई दिनों तक और कई बार दुष्कर्म किया जाता है। फिर एक दिन अचानक सुधीर को यह पता चलता है कि युवती गर्भवती हो चुकी है और गर्भवती हो जाने के कारण सुधीर उसे किसी दूसरे व्यक्ति को 50,000 रुपये में बेच देता है। युवती के साथ हुए दुष्कर्म के कारण वह गर्भवती हो गई थी, इसलिए उसकी कीमत कम हो जाती है। वहीं इस गिरोह के द्वारा शादी के नाम पर जिन भी लड़कियों को बेचा जाता था तो खरीदने वाला उन लड़कियों को कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद उन्हें आगे किसी और को कम कीमत में बेच देता था। वहीं इस पूरे मामले पर जबलपुर महाकौशल कॉलेज मनोविज्ञान की लेक्चरर ने बताया कि यह सब पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में कई प्रकार की इच्छाएं दबी होती हैं और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे लोग अपराध करने में भी पीछे नहीं हटते और ज़्यादा उम्र के लोगों के द्वारा कम उम्र की लड़कियों को खरीदने के पीछे यही मनोविज्ञान है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि समाज में इस विकृति की सबसे बड़ी वजह पुरुष और महिला में अनुपात की कमी का होना है। इसलिए कई पुरुषों की उम्र निकल जाती है और उनकी शादी नहीं हो पाती है, इसलिए वह किसी भी हद तक जाकर शादी करने के लिए लड़कियों व महिलाओं को खरीदने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों राजा, जो कि पीड़िता को बहला फुसला कर लाया था, शशि और उसका पति पूरन, जिन्होंने तस्करी में मदद की थी, सूरज, जो कि इस पूरे मामले में एक सहयोगी था, और अधेड़ उम्र का व्यक्ति प्रकाश, जिसने कि नाबालिग पीड़िता को खरीदा था और उसके साथ मारपीट व दुष्कर्म किया था। इन सभी आरोपियों को पुलिस के द्वारा जेल भेज दिया गया है और इन सभी से आगे की पूछताछ की जा रही है और इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और इस गिरोह के नेटवर्क कहां तक फैले हुए हैं, जबलपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमारी कोशिश है कि ऐसी सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाकर आपको सतर्क और सचेत किया जाए। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। साथ ही हमारे चैनल की मंशा किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उसे बदनाम करने की नहीं है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।